अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म कुमरान टीवी के ऊपर मुखातिब हूँ आप लोगों से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद, जो बांग्लादेश की तारीख़ की सबसे लंबा अरसा तरीन वक्त के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं और उनको रिज़ाइन देना पड़ा है। और सिर्फ रिज़ाइन ही नहीं बल्कि वो बांग्लादेश छोड़ चुके हैं, इंडिया में चली गई ताकि वो अपने ज़िंदगी को सेफ़ बना सकें। लाइफ थ्रेट थी उनको। और इसका वजह यह है कि बांग्लादेश में जुलाई के महीने से लेकर कुछ एक महीने से ज़ायद वक्त तक बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने एहतिजाज शुरू किया था। और ये एहतिजाज पर इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि बांग्लादेश की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, बांग्लादेश की आर्मी, उन्होंने हालात कंट्रोल करने की कोशिश की और हफ्तों तक इंटरनेट सर्विसेज मअतल रही बांग्लादेश में। सिर्फ यही नहीं बल्कि 300 से ज़ायद एहतिजाज करने वालों की जान भी चली गई है। और फाइनली इस हद तक बात पहुंची है कि कल इतवार के दिन सिर्फ एक ही दिन में कुछ 90 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं, उन्होंने रिज़ाइन दिया। और ये भी बताया जा रहा है, ज़ाहिरी बात है जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, एक इंटरनेशनल इवेंट है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरी सामने आ रही है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था कि आप रिज़ाइन दें और जल्दी ये प्राइम मिनिस्टरशिप का जो पोस्ट है वो खाली करें। तो ये हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में अब हालात इंतहाई संजीदा हैं, हालात इंतहाई हसास हो चुके हैं, क्योंकि एक लीडरशिप वैक्यूम पैदा हुआ है। और ये 5 अगस्त आज बांग्लादेश की तारीख़ में बहुत इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए हैं क्योंकि ये उनको किसी भी तरफ लेके जा सकता है, मार्शल लॉ की तरफ भी लेके जा सकता, उनको एक दूसरा सेटअप की भी तरफ लेके जा सकता। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की गवर्नेंस, उनकी हुकूमत कैसी थी? वो एक अथॉरिटेरियंस तर्जी हुकूमत कर रहे थे, यानी कि डिक्टेट करना लोगों का। अगरची अवामी लीग का जो अपना वो उनका जो बुनियादी है आइडियोलॉजी है, एक सेकुलर नज़रिया पर यकीन रखते हैं अवामी लीग, और अवामी लीग का ये है, लेकिन जो जहाँ तक शेख हसीना की बात है वो रिसेंटली एक अथॉरिटेरियंस गवर्नमेंट की साबित हो गई। उनकी अपने मुखालिफों को कचलना और मुखालिफों को मारना, उनको कत्ल करना, सियासी लोगों को, सियासी हरीफों को उनको जहन्नम बनाना इस दुनिया को, तो ये सारी चीज़ें उनकी हुकूमत में शुरू हो गई थी। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो कम्युनिटीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहा है बांग्लादेश की शेख हसीना की उनकी हुकूमत पर। और सिर्फ यही नहीं है, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की। वो यह है कि उन्होंने जमहूरियत रीस्टोर करने के लिए, क्योंकि पास्ट में बांग्लादेश की तारीख में भी बहुत सारा कुछ होता रहा जिस तरह कि पाकिस्तान में होता गया है, मुख्तलिफ़ अरसे के लिए मुख्तलिफ़ वक्तों में डिक्टेटर्स ने आर्मी का भी इंटरफेरेंस रही है। तो बांग्लादेश को आर्मी रूल से या उनकी इंटरफेरेंस से जमहूरियत की तरफ लेके जाना अगरचे बहुत ज़्यादा कम रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल शामिल हैं शेख हसीना की, जिन्होंने डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए। अच्छा जी, शेख हसीना है कौन? ये उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। और अगर शेख मुजीबुर रहमान के बारे में हम बताते जाएं तो 1971 में उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया। और इसके बाद ये 1971 में हुआ और 75 में जाकर फिर कुछ मिलिट्री ऑफिसरों ने बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान पर कातिलाना हमला किया। और इस हमले में सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान नहीं बल्कि उनकी बीवी और उनके 3 बेटे और एक बेटी जो एक्साइल में थी, जलावतन में रही है 1975 से लेकर 1981 तक। और 1981 में जब बांग्लादेश को वापस आ गई शेख हसीना, अगर उनकी ज़रा लिटिल बिट इफ़ यू आर गोइंग टू द हिस्ट्री ऑफ शेख हसीना, तो वो जब 1981 में वापस आ गई तो उनको बांग्लादेश के लोगों ने एक हीरो की तरह उनको एक्सेप्ट किया। उनकी मकबूलियत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जिनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूल रहा है मुल्क आज़ाद करने या बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करने। वो अलग डिबेट्स हैं कि बांग्लादेश से आज़ाद होकर अच्छा हुआ बुरा हुआ, दैट्स डेफिनेटली इन सेपरेट डिबेट्स। अच्छा जी, तो इसके बाद फिर हुआ ये कि शेख
मुजीब रहमान के बाद जब शेख हसीना, उन्होंने 1995 में या 96 में सॉरी इलेक्शंस लड़ा और इलेक्शन में उनको कामयाबी हासिल हुई, लेकिन सून आफ्टर बहुत जल्द दोबारा इलेक्शंस के लिए वो इलेक्शंस हार गई। और इसके बाद फिर 2009 में उन्होंने इलेक्शंस लड़ा और 2009 से आज तक वो प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन 15 साल से लगातार चौथी बार उन्होंने इलेक्शंस जीता। और उनकी कल मिला के जो उनकी टेन्योर है, उनकी कल मिला के जो प्राइम मिनिस्टर्स की पोस्ट पर वो 20 साल तक रही हैं, जो दुनिया की किसी भी खातून पहली खातून है जो इतनी लंबा अरसे के लिए एक स्टेट्स की हेड रही है। और इसके अलावा बांग्लादेश की तारीख़ में किसी भी प्राइम मिनिस्टर से सबसे ज़्यादा लंबा अरसा तरीन के लिए वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं बांग्लादेश के लिए। तो मौजूदा डेवलपिंग की, जहाँ तक मौजूदा डेवलपिंग की बात है, वो ये है कि शेख हसीना को जिसके सामने बात करना तो दूर की बात, जो अपने सियासी हरीफों को इनके बारे में कमेंट्स देते हुए भी डर होती कि हमारे साथ उनके साथ क्या हो सकता, फाइनली उनको रिज़ाइन देना पड़ा है। और उनको ये भी बताया जा रहा है, बहुत ही अफसोसनाक बातें भी आ रही है कि उनको स्पीच करने का मौका नहीं दिया गया। पता नहीं वो स्पीच में क्या कहने वाली थी और क्या कहने जा रही थी। एनी हाउ इट्स ऑल हैपन। और उनके शायद वहम में भी नहीं था, शक व गुमान में भी नहीं था कि उनको बांग्लादेश भी छोड़ना पड़ रहा है, और वो भी एक महीने के अंदर, एक दिन के अंदर। और ये एहतिजाज की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ जब कल संडे के दिन में किसी भी एक दिन में बांग्लादेश की तारीख़ में 90 लोगों की जान चली गई। और फिर ये एहतिजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। और जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स की यूनियंस हैं, उनके जो लीडरशिप्स हैं, उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने 300 लोगों की जो जान चली गई हैं, उनके रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार शेख हसीना है। तो ज़ाहिरी बात है उनके लाइफ को ख़तरा था, ज़िंदगी को ख़तरा था। और उनने अपनी जो प्राइम मिनिस्टर्स हाउस है इसको खाली किया है। अब ये अलग डिबेट है कि अंदर क्या कुछ होता जा रहा इस अरसे के लिए, इस अरसे में, और क्या द मिलिट्री एंड द पुलिस ऑफ द बांग्लादेश वर्स लॉयल टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ बांग्लादेश, दैट इज़ शेख हसीना, यू कैन से एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। तो क्या वफादार थे वो उनके साथ, या फिर ये भी बताना कि बात ज़हन में आना कि क्या मिलिट्री भी स्टूडेंट्स यूनियन के साथ रही है या पुलिस साथ रही है, या क्या दूसरी भी ताकतें शामिल थी स्टूडेंट्स के साथ, बांग्लादेश के स्टूडेंट के साथ, जिनकी वजह से इतनी अहम डेवलपिंग हो गई है। तो हमने एहतिजाज की बात की, एक कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ एहतिजाज करते करते बांग्लादेश के स्टूडेंट इस हद तक पहुँची कि फ़ाइनली वो बांग्लादेश में वो प्राइम मिनिस्टर्स की इस्तीफ़ा की डिमांड्स करने लगे। और वो हज़ारों के तादाद में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हाउस में लोग अंदर हो गए हैं, और तोड़ फोड़ करना, इनकलाब की नारे लगाना, वो सब कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। लेकिन अभी की जो कमिंग वाले फेज़ है, आने वाले जो फेज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बांग्लादेश का जो इंतज़ामिया है वो बांग्लादेश की मिलिट्री के हाथ में रहेगा जब तक कि दूसरी गवर्नमेंट आएंगी। अपोजिशंस शायद ही इंतज़ामिया को कंट्रोल कर पाएगी, क्या कुछ होगा आगे कमिंग फ्यूचर्स में। और ये मिलिट्री, उनकी जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी तरफ से ये बात आ गई है कि एक इंटरिम्स गवर्नमेंट्स बनेंगी या बन गई है, या बांग्लादेश का जो इंतज़ामिया चला रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बांग्लादेश को लोगों को अब पीसफुल रहना चाहिए, पुरअमन रहना चाहिए। और मेरे ख़्याल में इतनी बड़ी रिस्क में नहीं डालना चाहिए था बांग्लादेश की लोगों को। ऐसा ना कि खुदा न ख्वास्ता अगर बांग्लादेश पर डिक्टेटरशिप्स मार्शल लॉ शुरू हो जाता तो बांग्लादेश एक परमानेंटली एक तारीख़ में उनका शुरू हो जाता है, और उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, जस्ट लाइक पाकिस्तान की तरह। अगर अपने भी पास्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी मिलिट्री ऑफिसर्स पर यकीन करना कि वो जल्द से जल्द दूसरी हुकूमत तक आने की अरसे तक वो इंतज़ामिया संभालेंगे, ये रिस्क लेना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान की हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता रहा है। जनरल ज़ियाउल हक़ ने भी सिर्फ 3 महीने की वक्त ली थी कि वो दूसरा इलेक्शंस करेंगे, और लेकिन वो 3 महीना
ہوتا 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 11 سال تک چلا گیا. اور اسی طرح جنرل ایوب خان نے بھی جب مارشل لا سنبھالا تو انہوں نے بھی کچھ 3 مہینے کی وقت دی تھی کہ جی ہم حکومت سنبھالیں گے. یہ 3 مہینے کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے پاکستان کی تاریخ میں. اینڈ ایگزیکٹلی ایز اٹ از جنرل مشرف نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو حکومت یا الیکشنز کر کے دکھائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کے وقت میں بھی مارشل لا 1999 12 اکتوبر 1999 کی رات سے لے کر 2008 تک کا لمبا ترین مارشل لا کی جو وقت تھی وہ رہی ہے. تو یا میں دوسرا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایگزامپل آپ لوگوں کو دے دینا چاہوں گا. جب ہم ایران کی بات کریں گے, ایرانین ریولوشنز کیسے ہوا تھا. 1979 میں جب رضا پہلوی جو ایرانینز حکومت ایران کے انتظامیہ ان کے ہاتھ میں تھا, ایران کی حکومت ان کی ہاتھ میں تھی, اور 1979 میں پھر ان کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے. اور ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ رضا پہلوی ان کی جو گورنمنٹ سیٹ اپ تھا وہ بھی ایک سیکولر آئیڈیالوجی پر یقین رکھتی ان کی گورنمنٹ, لیکن ان کے خلاف لوگ اٹھ گئے کہ ان کی حکومت, ان کی طرز حکومت اتھارٹیرین ٹائپ کی ہیں, ڈکٹیٹرز ٹائپ کی ہیں, ہمیں یہ نہیں ایکسیپٹ ہیں, ان کو ریزائن کرنا چاہیے, ان سے ایک بہتر ہی لیڈرز کو سنبھالنا چاہیے حکومت. لیکن ایسے وقت میں یہ کیلکولیشنز لگانا کہ ان کے بعد کون آ سکتے ہیں اور کس قسم کا بندہ آ سکتے ہیں, یہ کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. اور دس از واٹ کہ ایرانین ریولوشنز کے بعد جب رضا پہلوی کو تو انہوں نے فورس کیا کہ وہ ملک چھوڑا, ایک ایروپلینس میں بیٹھ کے آرام سے وہ دوسری کنٹری میں چلے گئے, لیکن ان کے بعد جو ہوا ہے وہ 40-50 سال کی ہسٹری ہے. 1979 سے آج تک یہ بنتی ہیں کچھ مور دین 45 ایئرس کہ ایران بہت ہی بنیاد پرست اور مذہبی ایکسٹریمسٹ لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, جو آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں. تو انقلاب کے نعرے لگانا اور انقلاب کس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, انقلاب یہ ملک کس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے, یہ سارے چیزیں پہلے سے کیلکولیٹ کرنا ضروری بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے. لیٹس سی کمنگ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. کیا بنگلہ دیش کی تاریخ میں یہ جو آج کا دن ہے 5 اگست, کیا یہ بہت ہی اہم دن ہے, کیا ان کا آج کے بعد ان کے اچھے دن شروع ہونے والے یا پھر برے دن ہونے والے, یہ تو وقت ہی ثابت کریں گے. لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ایک ریسک میں ڈالا ہوا ہے بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس نے, یا آپ کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے, کہ ایک ایسی حالات پیدا ہو گئی ہے جہاں کچھ بھی کہنا مشکل ہے کہ واٹ از گوئنگ ٹو بی دا فیوچرس آف بنگلہ دیش, کا کیا فیوچر ہونے جا رہا ہے. اگر اسی صورت میں خدا نخواستہ بنگلہ دیش کا جو آرمی چیفز ہیں, آرمی ہے, وہ اگر ٹیک اوور کرتی ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, شیخ حسینہ کی گورنمنٹ میں تو آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں, آپ کو یہ رائٹس بھی ملتی, اور میرے خیال میں پیسفلی آپ وہ سب کچھ کر سکتے تھے جو آپ چاہتے تھے. لیکن اتنی خونی لیول تک جانا تو آئی ریئلی میں جسٹیفائی نہیں کرنا چاہوں گا. ساتھ ساتھ میں اختلاف رکھ سکتا ہوں شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کے ساتھ, ان کی جو اتھارٹیرین طرز حکومت کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ اپنی سیاسی حریفوں کو کچل رہی تھی, ان کا خون کر رہی تھی. بہت سارے جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیونٹیز ہیں ان کا کافی زیادہ کنسرنز ہیں ان کی گورنمنٹ پر کہ وہ اپنے مخالفوں, اور اس سے بھی سب سے اہم بات یہ کہ جو ریسنٹلی کا جو الیکشنز ہوا تھا جنوری میں, شیخ حسینہ جب اپنی 4تھی ٹینیور کے لیے پرائم منسٹر منتخب ہو گئی تھی, اپوزیشنز نے بائیکاٹ کیا تھا, انہوں نے الیکشنز میں حصہ نہیں لیا, یا پھر الیکشن سے وہ مطمئن نہیں تھے, یا جو بھی ہوا, لیکن سیاسی حریفوں کو اس حد تک مجبور کرنا کہ وہ الیکشنز میں انہوں نے حصہ تک نہیں لیا یا انہوں نے بائیکاٹ کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کچھ برا ہوا ہے تو پھر کچھ اچھا بھی ہوا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ بات ضرور کیجیے گا کہ کیا اچھا ہوا, کیا بنگلہ دیش کے اچھے دن شروع ہو گئے ہیں, یا پھر بنگلہ دیش کے برے دن. بنگلہ دیش کے لوگوں کو مبارک ہی ہم کہیں گے, کیا کہیں گے جب انہوں نے اتنی ریسک پہ ہی اپنا ملک ڈالا ہے. تھینک یو سو مچ. ٹیل نیکسٹ ولاگ. خدا حافظ.